पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग के ऊपर विस्तार से चर्चा किया था। इस वाले वीडियो में हम लोग लॉर्ड कैनिंग के बाद जो वायसराय आए थे उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन के विषय में। हम लोग टोटल 4 वायसराय देखेंगे जिनका कार्यकाल थोड़ा थोड़ा था और इनसे भी काफी सारा इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है। तो सबसे पहले लॉर्ड एल्गिन को देख लेते हैं, जो कि किसके बाद आया था? कैनिंग के बाद आया था लॉर्ड एल्गिन। इसका कार्यकाल काफी कम था क्योंकि इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। तो 1862 में ये आता है लॉर्ड कैनिंग के जस्ट बाद और ये 1863 तक रहता है। इसके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो आपसे पूछा जा सकता है वो है वहाबी आंदोलन का दमन। इसके समय में वहाबी आंदोलन, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया हुआ है। वहाबी आंदोलन पिछले किसी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वहाबी आंदोलन के बारे में। तो वहाबी आंदोलन का दमन जो है लॉर्ड एल्गिन के टाइम पर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लॉर्ड एल्गिन की 1863 में पंजाब में मृत्यु हो जाती है। कब? 1863 में। एक चीज आप लोग नोट करिएगा, भारत में जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, उनमें से 3 की मृत्यु हुई थी। सबसे पहले तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस वही स्थायी बंदोबस्त वाला। तो उसका जो दूसरा कार्यकाल था ना, एक तो था वो 1786 से लेकर के 1793 तक था जब उसने स्थायी बंदोबस्त ये सारा कुछ लाया। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को फिर से एक बार बंगाल का गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1805 के बाद। तो उसकी मृत्यु हो जाती है 1805 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। तो ये एक गवर्नर जनरल। उसके बाद जो दूसरा है ये आपका लॉर्ड एल्गिन, जिसकी मृत्यु हुई। चाहे बंगाल के गवर्नर जनरल हो, भारत के गवर्नर जनरल हो, भारत के वायसराय हो, तो इनमें 3 की मृत्यु हुई थी। तो एक हो गया कॉर्नवालिस, दूसरा हो गया लॉर्ड एल्गिन जिसकी मृत्यु कहां हुई थी? पंजाब में 1863 में। इसके बाद मेयो, लॉर्ड मेयो, इसी वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, उसकी भी मृत्यु हुई थी। मेयो की तो हत्या कर दी गई थी। हत्या मतलब किसी गवर्नर जनरल या वायसराय की हत्या एक ही की हुई है, मेयो। अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो इन 3 का नाम आप लोग स्पेशल नोट करके रखिएगा, कॉर्नवालिस, एल्गिन और मेयो। इन तीनों की मृत्यु हुई थी। तो ये था लॉर्ड एल्गिन। बस इतना ही इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद है सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस, इसका कार्यकाल 1863 में ये आया। वैसे इसने 1864 में इसने चार्ज लिया था क्योंकि इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद फिर इसको बना करके भेजा गया था, थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये 1864 भी कई सारे पुस्तकों में आपको देखने को मिलेगा। 1864 में इसने पदभार ग्रहण किया था। सर जॉन लॉरेंस देखिएगा, ये जो है ना सर जॉन लॉरेंस, 1857 के क्रांति में इसने क्रांति के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका एक भाई भी था सर हेनरी लॉरेंस, सर हेनरी लॉरेंस, जो कि लखनऊ में मारा गया था क्रांतिकारियों के हाथों। तो ये उसी का भाई था, सर जॉन लॉरेंस। तो इसका कार्यकाल पहला आप लोगों को याद रखना है क्योंकि क्रम भी पूछा जाता है। तो इसके समय की महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या थी उसको अब हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा, भूटान, इसके टाइम में भूटान का भारत पर आक्रमण होता है। भूटान का भारत पर मतलब जो ब्रिटिश भारत है वहां पर आक्रमण होता है भूटान का 1865 में। तो 1865 ने भूटानियों ने ब्रिटिश भारत पर आक्रमण किया। बड़ा ही घमासान युद्ध होता है क्योंकि जो अंग्रेज थे वो भी अच्छी खासी उनके पास सेना थी, ताकतवर सेना थी। और दूसरी तरफ जो भूटान के लोग थे ना, चूंकि ये पहाड़ी लोग थे तो काफी ताकतवर होते हैं, लड़ने भिड़ने में माहिर होते हैं। तो अच्छा खासा युद्ध होता है। अंत में परिणाम क्या निकलता है? समझौता, मतलब कि संधि हो जाती है दोनों के बीच। ध्यान रखेंगे। तो भूटान और भारत के बीच युद्ध हुआ था 1865 में। समझौता हो जाता है और इस समझौते के तहत क्या होता है, जो भूटान के लोग हैं ना वो 18 पहाड़ी दर्रों पर अंग्रेजों को अधिकार दे देते हैं। लेकिन इसके बदले में मुफ्त में नहीं दिया गया था ये 18 पहाड़ी दर्रे। तो इन 18 पहाड़ी दर्रों पर अधिकार किसको मिल गया? अंग्रेजों को। बदले में 5000 रुपए प्रतिवर्ष भूटानियों को देना था। उस समय काफी बड़ी रकम होती थी 5000 रुपए। तो ये वार्षिक देना था।
इन 18 पहाड़ी दर्रों के यूज करने के बदले में। तो ये भूटान के साथ का मामला था। तो एक प्रकार से दोनों के बीच समझौता हो गया और जो भी क्षेत्र अंग्रेजों को मिले उसके लिए उनको पैसा देना पड़ा, वार्षिक पैसा देना पड़ा। इसके बाद अगला नंबर आता है अफगानिस्तान का। इससे पहले अंग्रेजों और अफगानिस्तान के बीच एक लड़ाई हो चुकी है ना। आप लोग कमेंट करिए, बताइए मुझे कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, किस गवर्नर जनरल के काल में। तो अफगानिस्तान, जल्दी से आप लोग अभी कमेंट करके बताइएगा। तो अफगानिस्तान के प्रति इसने जो नीति अपनाई ना, वो अक्सर पूछा जाता है। उस नीति को कहा जाता है अकर्मण्यता की नीति। अकर्मण्यता की नीति, इसी को दूसरे शब्दों में बोला जाएगा तो अहस्तक्षेप की नीति, अकर्मण्यता की नीति अथवा अहस्तक्षेप की नीति। इसी को कुछ पुस्तकों में निष्क्रियता की नीति भी बोला जाता है। अकर्मण्यता की नीति, इसका क्या मतलब है? तो देखिएगा, जो अफगानिस्तान है ना, उसका जो मामला था थोड़ा अलग था, क्योंकि उस तरफ जो रूस है वो भी अपने साम्राज्य विस्तार में लगा हुआ था। और एक तरह से देखा जाए तो अफगानिस्तान रूस और भारत के बीच में पड़ रहा था, क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था कि जो रूस है उसकी सीमाएं जो ईरान है ना, फारस, वहां तक पहुंच गया था। तो ये लोग फारसियों के साथ भी अच्छा बना के रखते थे, तो इसी कारण से इनको अफगानिस्तान के साथ भी अच्छा बना के रखना पड़ रहा था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अफगानिस्तान के साथ एकदम बहुत ज्यादा दोस्ती करें, कि अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा मदद करें, इस टाइप का भी नहीं। थोड़ा सा अकर्मण्यता, मतलब ज्यादा कुछ न करना। तो सर जॉन लॉरेंस, इसने क्या किया, अफगानिस्तान के जो शासक थे शेर अली, पूछा जा सकता है शेर अली, इससे दोस्ती कर ली, इसको पटा लिया, दोस्ती कर ली ताकि ये जो है रूस के पाले में न जाए। तो ये चीज था। अच्छा, ये जो अकर्मण्यता की नीति, इस शब्द को इजाद किसने किया था, मतलब किसने इसको लिखा था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है JW S वाइली, हाँ JW.S. वाइली, इसने अपने एक लेख में पहली बार अकर्मण्यता की नीति शब्द का उल्लेख किया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे चल करके अकर्मण्यता की नीति, इसका प्रयोग काफी लोगों ने किया। वैसे इससे पहले भी इस टाइप की नीति का प्रयोग होता था, मतलब कि किसी के साथ ना ज्यादा दोस्ती करो, ना ज्यादा उसको दुश्मनी करो, मतलब कि अफगानिस्तान को आप ज्यादा उसको मुंह भी नहीं लगा सकते और ज्यादा उसके साथ दुश्मनी भी नहीं कर सकते, मतलब उसको छोड़ दो, वैसे ही ज्यादा कुछ मत करो, थोड़ा बहुत दोस्ती करो, इस टाइप से। तो ये था। तो अकर्मण्यता की नीति JW.S. वाइली, यहां का शासक कौन था, शेर अली, जिससे इसने दोस्ती कर ली। इसके बाद देखिएगा, इसके समय में, सर जॉन लॉरेंस के समय में भयंकर अकाल भी पड़े थे। अकाल, उड़ीसा में अकाल पड़ा था, अकाल भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये 1866 में उड़ीसा में अकाल पड़ा। इसके बाद राजपुताना, जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है ना, वहां राजपुताना प्लस बुंदेलखंड, जो मध्य भारत में है, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड, इन दोनों स्थानों में अकाल पड़ा 1868-69 के बीच में। कब? 1868-69 के बीच राजपुताना और बुंदेलखंड में अकाल पड़ा। और इसने अकाल की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई, एक आयोग बनाया, अकाल आयोग। अकाल आयोग भी काफी सारे थे जो कि पूछा जाता है। और अकाल आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो सर जॉर्ज कैंपबेल, ध्यान रखेंगे, सर जॉर्ज कैंपबेल, इसके अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित किया गया। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, किसके बारे में? सर जॉन लॉरेंस के बारे में अकाल आयोग। इसके बाद देखिएगा, इसी के समय में एक और महत्वपूर्ण चीज हुआ था। भारत और यूरोप के बीच में ना, भारत और यूरोप के बीच में पहली बार टेलीग्राफ लाइन बिछाया गया। जो टेलीग्राम होता था ना, अभी तो खत्म कर दिया गया टेलीग्राम को, तो पहली बार भारत और यूरोप के बीच में टेलीग्राफ, वो भी कैसे टेलीग्राफ? तो समुद्री टेलीग्राफ, समुद्र के अंदर से। देखो, भारत और यूरोप मतलब कि सीधा ब्रिटेन आप बोल सकते हो। तो टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई,
मतलब कि अब जो है इंग्लैंड अगर कोई संदेश भिजवाना है या इंग्लैंड से कोई संदेश लेना है तो अधिक समय नहीं लगेगा, वो तुरंत मिल जाएगा कुछ ही समय में। तो समुद्री टेलीग्राफ जो है इसी के समय में 1865 में बिछाया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एक तरह से क्रांति भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। वैसे भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। उसने टेलीग्राफ जो तार इसी को बोलते हैं ना, इसी को तार भी बोला जाता है क्योंकि तार इसमें बिछाया जाता है, तार के माध्यम से संदेश भेजा जाता है, तो इसको तार भी बोला जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। तो टेलीग्राफ तार ये 1865 में बिछाया गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इसके संदर्भ में और क्या बताना रह गया है, तो बस इतना ही चीज है। इसके बाद हम लोग सीधे बात करते हैं लॉर्ड मेयो के विषय में। इसको मैं क्लीन कर लेता हूं। लॉर्ड मेयो जो कि अपने इसके बाद आया था सर जॉन लॉरेंस के बारे में, सर जॉन लॉरेंस के बाद आया था लॉर्ड मेयो। इसका कार्यकाल था 1869 से 72 तक, मात्र 3 वर्ष। इसकी हत्या हो गई थी, मैंने पीछे बताया ना, किसी अफगानी अपराधी ने, जो कि एक कैदी था, उसने इसको मार दिया था। तो इसके समय की क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको अब हम लोग देख लेते हैं। अफगानिस्तान को पहले देख लेते हैं। तो सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के प्रति अकर्मण्यता की नीति को अपनाया, तो इसने भी उसी अकर्मण्यता की नीति को फॉलो किया, मतलब कि अफगानिस्तान को ज्यादा छेड़ो मत, ये वाली नीति अपनाई गई। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो अगला चीज है वित्तीय विकेंद्रीकरण, इसने जो है वित्तीय विकेंद्रीकरण को अपनाया, मतलब वित्त को, जैसे हम लोगों ने देखा था ना 1861 का जो अधिनियम था उसके तहत क्या किया गया था, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था, मतलब जो प्रांत थे उनको भी बहुत सारी शक्तियां दी गई। तो अब जो है लॉर्ड मेयो के समय में वित्त के मामले में भी स्थानीय मतलब प्रांतों को अधिक अधिकार दिया गया, तो वित्तीय विकेंद्रीकरण। इसके बाद अगला चीज है बजट घाटे को कम करना। जो भारत के लिए, ब्रिटिश भारत के लिए जो बजट बनता था ना, वो उसमें घाटा भी होता था, तो इसने बजट घाटे को कम करने का प्रयास किया, ध्यान रखेंगे, बजट घाटे को कम किया। उसके बाद देखिएगा आयकर। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर लॉर्ड कैनिंग ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ब्रिटेन से एक अर्थशास्त्री को बुलाया था, विल्सन। पिछला वाला वीडियो जिसने भी नहीं देखा है उसको देखिएगा, तब आपको चीजें समझ में आएगी। तो विल्सन को उसने बुलाया और आयकर पर 500 रुपए से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर 1% आयकर लगाया गया। तो लॉर्ड मेयो ने क्या किया, उस 1% आय को बढ़ा करके, मतलब 1% आयकर को बढ़ा करके 2.5% कर दिया। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग के समय में यह चीज शुरू हुआ था, आयकर लेना। 500 रुपए से अधिक आय वाले जो भी व्यक्ति थे उनसे जो है आयकर लिया जाता था। तो शुरू में 1% था, इसके समय में कितना 2.5% कर दिया गया, 2.5%। सोचिएगा उस समय कितना कम था, अभी कितना ज्यादा लिया जाता है। तो इसने आयकर में वृद्धि कर दिया। इसके अलावा आयकर में वृद्धि कर दिया। इसके अलावा जो मेयो था, इसने मेयो कॉलेज की स्थापना की अजमेर में। ये भी पूछा जाता है, छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग उसको नोट करके चलिएगा। मेयो कॉलेज, ये जो मेयो कॉलेज था ना, ये हमारे आपके पढ़ने के लिए नहीं था, ये राजकुमारों के लिए पढ़ने के लिए था। जो राजस्थान में जितने छोटे छोटे रियासत थे ना, तो वहां के जो राजकुमार थे उनके पढ़ने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना की जाती है। कहां पर, अजमेर में। ये राजकुमार कॉलेज था। देखिएगा छत्तीसगढ़ वालों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर में राजकुमार कॉलेज स्थापित किया गया था ना, तो वो कब स्थापित किया गया था। ये जो मध्य भारत में जितने भी राजकुमार थे, राजे रजवाड़े थे, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए रायपुर में राजकुमार कॉलेज स्थापित किया गया था। आप लोग अभी कमेंट करके बताइएगा कि कब स्थापित किया गया था। तो वैसे ही लॉर्ड मेयो ने अजमेर में राजस्थान के जो राजपूत थे, मतलब राजे रजवाड़े, उनके बच्चों के पढ़ने के उद्देश्य से मेयो कॉलेज स्थापित किया गया था। ये इस तरह के जो कॉलेज थे ना, वहां पर उन राजकुमारों को काफी सुविधाएं दी जाती थी, अच्छा खासा, और उनको एक तरह से अंग्रेजी कल्चर सिखाया जाता था, ताकि वो लोग जो हैं अंग्रेज जैसा बन जाएं और प्रजा का शोषण करें, उस टाइप से चीजें वहां सिखाई जाती थी। तो ये मेयो कॉलेज, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है काफी बार। इसके बाद देखिएगा लॉर्ड मेयो के समय अगला महत्वपूर्ण चीज जो बहुत बहुत ज्यादा आईएमपी है, वो है
प्रायोगिक जनगणना। प्रायोगिक जनगणना यह हुआ था 1871 में। कब हुआ था? 1871 में प्रायोगिक जनगणना। मतलब कि जनगणना मतलब सॉरी, ये 1871 में नहीं हुआ था, ये 1872 में हुआ था। 1872 में ये प्रायोगिक जनगणना था। मतलब कि एक तरह से लोग कितने हैं उसको गिन के देखना है, उसका एक प्रयोग करना उस टाइप से। तो ये प्रायोगिक जनगणना था 1872 में मेयो के समय। और इसके बाद रिपन के समय, लॉर्ड रिपन, उसके समय में 1881 में नियमित जनगणना शुरू किया गया। ये केवल और केवल प्रायोगिक तौर पर किया गया था। इसको जो है आगे करने का कोई वो नहीं था, इरादा नहीं था। एक प्रायोगिक तौर पर इसको किया गया था। बाद में फिर 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो ये 1872 प्रायोगिक जनगणना थी। नियमित जनगणना कब से शुरू हुई तो वो आपको बताना है 1881 लॉर्ड रिपन के समय में। इसके बाद देखिएगा, इसके समय की जो अगली महत्वपूर्ण चीज है, इसने एक कृषि विभाग की स्थापना की। कृषि विभाग की इसने स्थापना की। इसने ना बंबई और मद्रास में नमक कर में वृद्धि कर दिया था। बंबई और मद्रास में नमक कर में वृद्धि किया और कृषि विभाग की स्थापना की। इसके अलावा इसने एक और चीज किया था, काठियावाड़ जो कि गुजरात में है, और अलवर। काठियावाड़ और अलवर, इन दोनों के जो राजा थे, मतलब अलग अलग राजा थे, अलग अलग राज्य था ये। काठियावाड़ महात्मा गांधी जी इसी काठियावाड़ के थे ना, अलवर। तो इन दोनों रियासतों के राजाओं पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगा करके इनके राजाओं को दंडित किया गया था। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो देशी रियासत हैं उनका भारत में विलय नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके स्थान पर एक नई नीति चलाई गई कि भारत के जो देशी रियासत है उनके अंदर अगर वहां के राजा महाराजा ढंग से शासन नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, कुशासन करते हैं, तो उनके ऊपर कार्यवाही होगी। तो उसी के तहत जो है काठियावाड़ और अलवर के राजा के ऊपर कार्यवाही की गई, इनके ऊपर मतलब इनको दंडित किया गया। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद सन 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। जब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह गया हुआ था तो वहां किसी कैदी द्वारा इसके ही दफ्तर में घुस करके इसको जो है चाकू से मार दिया था। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल या फिर वायसराय की हत्या हुई थी, तो लॉर्ड मेयो। और मैंने पीछे बताया कि 3 गवर्नर जनरल या फिर वायसराय जिनकी मृत्यु हुई थी, एक तो लॉर्ड मेयो, दूसरा लॉर्ड एल्गिन और कॉर्नवालिस। तो ये आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। इसी तरह की चीजें जो है अक्सर पूछी जाती है। इसके बाद चौथे नंबर में आएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ये 1872 से 1876। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 72 से 76। इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना थी उसको अब हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा इसके समय में क्या कुछ हुआ था, कुछ है इंपॉर्टेंट चीजें, 2-3 चीजें। पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था इसके समय में। पंजाब में कूका आंदोलन पढ़ते हैं ना, और काफी बार पूछा गया है कि कूका आंदोलन कहां पर हुआ है, तो पंजाब में हुआ था। और उस समय जो है ये जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ये जो है वायसराय था। तो कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, ये काफी बार पूछा गया है। मतलब किस वायसराय के समय में हुआ था ये तो उतना नहीं पूछा गया है, लेकिन कूका आंदोलन कहां से संबंधित है ये काफी बार पूछा गया है। तो पंजाब से इसका संबंध है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके समय में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में बड़ौदा, वहां के जो मराठा शासक थे, बड़ौदा के मराठा शासक मल्हार राव गायकवाड़, उसको जो है कुशासन का आरोप लगा करके उसको दंडित किया गया और उसको सिंहासन से उतार दिया गया और उसको जो है मद्रास निर्वासित किया गया और फिर दूसरे व्यक्ति को वहां का राजा बना दिया गया। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि अभी मैंने काठियावाड़ और अलवर का उदाहरण दिया ना, तो उसी नीति के तहत बड़ौदा के राजा को पनिश किया गया। इसके बाद देखिएगा अफगानिस्तान के साथ जो संबंध थे, जैसे कि जो सर जॉन लॉरेंस था जो कि अकर्मण्यता की नीति को फॉलो कर रहा था, लॉर्ड मेयो ने भी अकर्मण्यता की नीति को अपनाया, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने भी अफगानिस्तान के मामले में अकर्मण्यता की नीति को
जारी रखा, एकदम निष्क्रिय रहा कि भाई अफगानिस्तान को हमको नहीं छेड़ना है। और इस समय तक ना रूस थोड़ा सा काफी एग्रेसिव हो गया था, मतलब वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लग गया था। और जो अफगानिस्तान का शासक था वो भारत से मदद मांग रहा था कि भाई हमारी मदद करो, हमको जो है तुम्हारे यहां आसरा दो। अब जो नॉर्थब्रुक था ये समझ जाता है कि भाई अगर मैं इसको सहारा दूंगा तो सीधा सीधा रूस से दुश्मनी मोल लेना होगा, और ये जो है रूस के साथ पंगा लेना नहीं चाहता था। तो जो शेर अली है उसको मना कर देता है कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, तुम अपना अलग कहीं देख लो। तो ये चीज था, तो ये पूरी तरह से अकर्मण्य की नीति को इसने फॉलो किया अफगानिस्तान के मामले में। लेकिन जो गृह सरकार है, मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार है, उसने क्या किया, अफगानिस्तान में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की बात कही कि मतलब उनका एक अलग रहा होगा कि हम लोग जो है अफगानिस्तान की मदद करते, उसको अपनी तरफ लेने की, मतलब कि रूस के साथ पंगा ले लेते हैं, वो वाला हिसाब उनका रहा होगा। तो गृह सरकार उसने ये डिसाइड किया कि अफगानिस्तान में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाए। लेकिन जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक था उसने इसका विरोध किया कि हमको जो है वहां पर रेजिमेंट वगैरह नहीं रखना है, रेजिमेंट नहीं, रेजिडेंट, ये चीजें शब्द अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश रेजिडेंट ये मतलब ना जैसे कि सहायक संधि वेलेजली की सहायक संधि के तहत भी सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य में एक ब्रिटिश अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, जिसको बोला जाता था ब्रिटिश रेजिडेंट। एक होता है रेजिमेंट ये सेना में होता है, रेजिमेंट ये रेजिडेंट। तो एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की बात कही गई तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने इस चीज का विरोध किया कि हमको जो है अकर्मण्यता की नीति को पूरी तरह से फॉलो करना है, मतलब कि अफगानिस्तान को ज्यादा मुंह नहीं लगाना है, उसके प्रति थोड़ा सा हमको जो है अलग थलग रहना है, रूस को इस समय रूस को ज्यादा परेशान नहीं करना है, इस टाइप से उसकी नीति थी। लेकिन जो गृह सरकार थी वो तय कर चुकी थी कि अफगानिस्तान में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा। तो ये चीज जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक को पसंद नहीं आया और लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 1876 में त्याग पत्र दे दिया, मतलब कि मैं इस माहौल में काम नहीं कर पाऊंगा, ये बोल करके उसने जो है इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो ये चीज है, ध्यान रखिएगा। इसके समय की दो इंपॉर्टेंट चीजें, जिनमें से एक काफी महत्वपूर्ण है, स्वेज नहर। ये जो स्वेज नहर है ये अरब सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जो अफ्रीका और अपना जो एशिया है उसी के बीच से ये गया है ना, पहले वहां जमीन था, उस जमीन को खोद खोद करके इन्होंने स्वेज नहर बना लिया। तो ये अरब सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती थी। तो इसी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में स्वेज नहर खुल जाता है। स्वेज नहर के खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच की जो दूरी है वो काफी कम हो जाती है। देखिएगा, अगर किसी को स्वेज नहर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं थोड़ा सा नक्शा बनाने की कोशिश करता हूं, पता नहीं बन पाएगा या नहीं। ये मान लो आपका क्या हो गया, ये समझ जाइएगा, ये है अपना अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका पूरा, और इस तरफ जो है हमारा ये एशिया मान के चलो आप, ये ऐसा, यहां हमारा भारत है, ये भारत मान लो। तो और यहां कहीं है, ये पूरा आपका यूरोप है, ये क्या है, यूरोप, ये ऐसा आपका यूरोप है। और यहां पर अलग से एक आइलैंड है, वो है इंग्लैंड। ये कुछ ऐसा है, बीच में थोड़ा सा खुला है, इस टाइप से कुछ है। तो देखिएगा, ये जो बीच में है ना, ये वाला भाग, तो ये भूमध्य सागर है और ये क्या है, अरब सागर है। तो पहले क्या होता था कि जो इंग्लैंड है, यहां से हमको भारत आने के लिए क्या करना पड़ता था, ऐसे सफर करना पड़ता था, ये ऐसे आना पड़ता था, तो काफी टाइम लगता था। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये जो हिस्सा है यहां से आप, ये भूमध्य सागर और ये जो है अटलांटिक महासागर, तो ये पार किया जा सकता है, बीच में रास्ता है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो थोड़ा सा जो जमीन दिख रहा है इसको जो है खोदना शुरू किया गया, और यहां से एक नहर निकाला गया, कुछ ऐसा, बीच में लाल सागर भी पड़ता है। तो अब जो इधर से सफर किया जा रहा था वो कैसे सफर होने लगा, ऐसे,
तो सोचिए कितना समय का बचत होने लगा। तो स्वेज नहर के खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच, या कहें भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार होता था, जो चीजें भी होती थी, उसमें काफी तेजी आ गई। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, इसके समय में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है। प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि आगे चल करके किंग एडवर्ड सप्तम के नाम से ब्रिटेन का राजा बना। प्रिंस ऑफ वेल्स, ये छोटी छोटी चीजें ना पूछा जाता है लेकिन मालूम होता नहीं है तो बनता नहीं है। आप नोट करके रखिएगा सारी चीजों को और एक नजर देख लिया करिएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स, ऑफ लगाना भूल गया, प्रिंस ऑफ वेल्स, ये आगे चल करके ना किंग एडवर्ड सप्तम के नाम से ब्रिटेन का राजा बनेगा। तो ये जो है किंग मतलब ये जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय भारत आया था। तो 1876 में इसने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद जो है भारत का वायसराय बनकर के आता है लॉर्ड लिटन, जिसके बारे में हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसके समय में ना काफी कुछ हुआ था जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आपके जो भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।